यूपी गवर्नमेंट ने नए नए चीज़ों को ईजाद किया है लोगों को टॉर्चर करने के लिए। पहले इलेक्ट्रिक शॉक नॉर्मल स्विच से दिया जाता था, अब नए उसके लिए मशीन्स आ गई हैं जिससे मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया कान में क्लिप लगाकर। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. ट्विटर पर किसी सुशील तिवारी नाम से एक पोस्टर चल रहा था कि जो नया राम मंदिर बना है वहाँ दलितों का जाना मना है। इसी ट्वीट को प्रशांत ने भी रीट्वीट कर दिया, पर इन्होंने आधे घंटे के अंदर ही इस ट्वीट को डिलीट कर दिया जब इन्हें मैसेज और कमेंट्स के थ्रू पता चला कि वो फोटोग्राफ मॉर्फ्ड है। पर यूपी सरकार ने इसलिए इन्हें जेल में डाल दिया और अब प्रशांत को कोर्ट से रिहाई मिल गई है और वो अपने घर पर आ चुके हैं। वेलकम टू द प्रिंट प्रशांत। थैंक यू शाबाश फॉर इन्वाइटिंग मी। तो प्रशांत, इतने घोर अपराध के लिए, इतने बड़े अपराध के लिए आपको सिर्फ 80 दिन जेल में डाला गया, तो सरकार की बड़ाई में, तारीफ में कुछ शब्द कहिए। दरअसल सरकार की जितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। मेरी जो गिरफ्तारी हुई थी वो सिर्फ महज ट्वीट के लिए नहीं है, ट्वीट तो एक बहाना है। दरअसल ये एक टारगेटेड अटैक है उन लोगों पर जो लोग सवाल करते हैं, जो लोग डरते नहीं हैं। हर तरीके का दमनकारी रवैया ये सरकार अपना रही है, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार जो पॉलिटिकल प्रिजनर का गढ़ बन चुका है। आप जेल के भीतर जाकर देखिए, हर ज़िले की जेल के अंदर आपको पॉलिटिकल प्रिजनर मिलेंगे। प्रशांत का आपने जितना भी इंटरव्यू देखा होगा या इन्हें बोलते हुए सुना होगा, आप इस टर्म का बड़ा यूज़ करते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो इस टर्म का क्या मतलब निकालें? देखिए, पॉलिटिकल प्रिजनर वो प्रिजनर होता है जो अपराधी नहीं होता, जो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं होता। वो पोएट हो सकता है, वो राइटर हो सकता है, वो पत्रकार हो सकता है, वो सोशल एक्टिविस्ट हो सकता है। उनका जुर्म सिर्फ यही है कि वो संविधान में विश्वास करते हुए इस अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करते हैं कि उन्हें विरोध प्रदर्शन करने का, विरोध में बोलने का, विरोध में लिखने का अधिकार है। और जो लोगों को सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जेल में बंद किया जाता है वो लोग पॉलिटिकल प्रिजनर होते हैं। इस बात को सबको समझ लेना चाहिए। हम कोई हार्ड कोर क्रिमिनल्स नहीं हैं, हम कोई मर्डरर नहीं है, हमारे ऊपर कोई अबेटमेंट और सुसाइड का केस नहीं चल रहा है। ठीक है, हमारे पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का, एक्सप्रेशन का केस चल रहा है। जो सरकार को लगता है कि वो उसके खिलाफ है, वो डेफोमेटिव है या फिर वो उससे राइट या फिर किसी तरीके का क्लैश उत्पन्न हो सकता है। जब आप प्रशांत जेल में थे उस वक्त लोगों को पता नहीं था आपके कैसे ट्रीट किया जा रहा है आपको, या क्या पुलिस का व्यवहार रहा आपके साथ, तो ये सब ज़रा बताइए कि क्या एक्सपीरियंस रहा। देखिए, मुझे जब यहाँ 18 अगस्त को ले जाया गया तो रास्ते में 8-9 घंटे का जो सफ़र था उसके बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। 5-6 ऑफिसर्स थे विद आर्म्स एंड एमिनेशन जिन्होंने मुझसे कोई बातचीत तो नहीं की और ना ही कोई ट्रांजिट रिमांड लिया। लेकिन पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद वहाँ अंजनी पांडे नाम के एक ऑफिसर थे जिन्होंने मुझे 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया रात को लगभग 2 बजे से 3-4 बजे के बीच में। और उसके बाद मुझे अगले कुछ खाने पीने को नहीं दिया गया और लगभग अगले दिन 4-5 बजे मुझे अदालत में पेश किया गया। लोग कहते हैं कि पुलिस टॉर्चर इज़ अ थिंग ऑफ पास्ट और ये सब अब नहीं होता है, अब तो बड़ा रिफॉर्म हो गई है पुलिस। तो मतलब किस तरह का टॉर्चर था, ये क्या हुआ, थोड़ा डिटेल्स में इसके बारे में बताएंगे? इसमें रिफॉर्म हुआ है। रिफॉर्म ये हुआ है कि पहले पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 3rd डिग्री नहीं मिलता था, लेकिन अब पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी 3rd डिग्री दिया जाता है, लेखकों को, सोशल एक्टिविस्टों को भी 3rd डिग्री दिया जाता है। यूपी गवर्नमेंट ने नए नए चीज़ों को ईजाद किया है लोगों को टॉर्चर करने के लिए। पहले इलेक्ट्रिक शॉक नॉर्मल स्विच से दिया जाता था, अब नए उसके लिए मशीन्स आ गई हैं जिससे मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया कान में क्लिप लगाकर। तो इस तरीके की नई नई चीज़ों का ईजाद किया गया है। और आजकल उत्तर प्रदेश की पुलिस ये भी काम करती है कि आपके स्पाइन में नाली के पानी का इंजेक्शन लगाती है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को परेशान करने के लिए, या जो सरकार को नाक में दम कर रखे हैं या सरकार की आंख में जो खटक रहे हैं। तो फिर जब वहाँ से पुलिस स्टेशन से आपको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया होगा तो वहाँ किस तरह का माहौल था? देखिए, कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण था हमारे लिए कि हमें इससे भी बचना था कि हम कहीं कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए। और वहाँ जो स्थिति थी कि हमें जो पीने का पानी मिलता था उसमें काले काले कीड़े हुआ करते थे और वो शौचालय का पानी हुआ करता था। शौचालय के नल से पानी भरकर पीना होता था। ना ही कोई वहाँ सैनिटाइजेशन था, ना ही आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, ना कोई साबुन देता था, ना कोई मास्क देता था। कि आप जब गए होंगे वहाँ एज अ जर्नलिस्ट, आपको कई कमियां दिखी होंगी, कई लूप होल्स दिखे होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जेल के भीतर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो जेल के अंदर जो लीगल हेल्प का पूरा जो एक सिस्टम बनाया गया है वो पूरी तरह फेल हो चुका है। वो जो लीगल हेल्प कैदियों को मिलता है वो दरअसल लीगल हेल्प उनको कन्विक्ट कराने के लिए काम करता है, उनको बेल कराने के लिए या उनको मतलब दोष मुक्त कराने के लिए काम नहीं करता। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो वकील अपॉइंट होता है वो
कैदियों को या जिनके ऊपर कोई आरोप लगा है उनको कन्विक्ट करा देता है। कन्विक्ट कराने का काम ही करता है। उनको दरअसल उनके पास एक टारगेट होता है कि आपको इतने साल में ये केसेस ख़त्म करने हैं, तो वो अपना टारगेट पूरा करते हैं। ऐसे कई जेल के अंदर लोग हैं जो बेगुनाह होते हुए कन्विक्ट हैं, लाइफ कन्विक्ट हैं, और वो इसलिए नहीं कन्विक्ट हैं कि वो गिल्टी है, वो इसलिए कन्विक्ट है कि उनके पास लीगल हेल्प नहीं है, उनके पास लीगल फैसिलिटी नहीं है, और उनके पास वो आर्थिक मदद नहीं है जिससे वो लीगल हेल्प ले सकें। तो आप जो इस प्रोसेस से गुजरे, तो आपको आर्थिक मदद कैसे मिली, किन लोगों ने दी और कितने पैसे खर्च हो गए इसमें आपके? देखिए, मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं जानता, लेकिन मुझे यहाँ तक कि जहाँ तक कि क्राउड फंडिंग के माध्यम से कई लोगों ने मदद की। मैं शायद उन लोगों का नाम लेना चाहूँ तो ये इंटरव्यू छोटा पड़ जाएगा। कई लोगों ने जिन्होंने मेरी मदद की, आर्थिक रूप से मदद की और नैतिक रूप से मेरे साथ खड़े रहे। और जिस प्रकार मेरी बीवी ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ था, जगीशा अरोड़ा ने, और जिस प्रकार उसने इस चीज़ को पूरा मैनेज किया, और डेफिनेटली लीगल जो फैसिलिटी है वो इंडिया में महंगी है, हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता हाई कोर्ट जाना, वो लोअर जुडिशरी में ही मर जाता है चक्कर काटते काटते। हम हायर जुडिशरी तक पहुँचे, हाई कोर्ट तक पहुँचे, तो इसमें लोगों का था, जो लोग मेरी बातों से सहमत हैं, जो लोग मेरी बातों का समर्थन करते हैं और ये मानते हैं कि मैं उनके हक हुकूक की बात करता हूँ, मैं सच में उन लोगों की बात करता हूँ जिनकी बात कोई नहीं करता। उन लोगों ने मेरी आर्थिक मदद की और उसी के माध्यम से वकील की फ़ीस हो, चाहे वो मेरी दवाइयाँ हों, इन सारी चीज़ों का खर्च का वहन किया गया। जब आप जेल में थे तो मैंने आपके ऊपर एक स्टोरी की थी, तो वहाँ मैंने आपको मेंशन कर दिया दलित जर्नलिस्ट। तो बहुत लोग कमेंट सेक्शन में स्टोरी के ये बोलने लगे कि जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट ही रहने दो, दलित जर्नलिस्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको लगता है कि मतलब इस पे आप अपनी क्या राय रखते हैं? नहीं, अटैक जो हो रहा है ना, वो इसलिए ही हो रहा है कि आपकी आइडेंटिटी मैटर करती है। उमर खालिद जेल में इसलिए नहीं है कि उसने नारे लगाए। उमर खालिद इसलिए जेल में है कि उसकी आइडेंटिटी में उमर नाम है, उसका नाम खालिद है। जो भड़काऊ भाषण का कथित रूप से लोग बात करते हैं, उस तरीके के भड़काऊ भाषण प्रवीण तोगड़िया हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, और तमाम चाहे मनोहर लाल खट्टर क्यों ना हों, तो इन तरीके के भाषण तो सबने दिए, वो क्यों नहीं जेल में है? आइडेंटिटी मैटर करती है। तो फादर स्टैन स्वामी इसलिए जेल में हैं कि उनकी आइडेंटिटी मैटर करती है। वरवरा राव जेल में हैं कि उनकी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी मैटर करती है। तो जाहिर सी बात है कि दलित होने के चलते ही तो ये हमला हो रहा है। इस आइडेंटिटी की वजह से आपको अरेस्ट किया गया, आपका कहना है, और भी तमाम चीज़ें, पर क्या इस आइडेंटिटी की वजह से जेल में भी कुछ अलग तरह का बर्ताव हुआ? या बिल्कुल होता है जेल के अंदर इस तरीके का बर्ताव। जेल के अंदर जो आपका ऑफिशियल रजिस्टर होता है उसके अंदर जाति का कॉलम है, प्रॉपरली जाति का कॉलम है, और प्रॉपरली आपका सबकास्ट पूछा जाता है। वर्ण तो ठीक है, अलग चीज़ है, वर्ण ठीक है, लोग मानते होंगे, आपका सबकास्ट स्पेसिफिक कास्ट पूछा जाता है। सिर्फ ये काम नहीं चलेगा कि बोल दिया मैं दलित हूँ, बताना पड़ेगा आपको कि आप कौन सी दलित भी हैं तो कौन से दलित हैं, कौन सी सबकास्ट में आते हैं, और ये सिर्फ दलित पिछड़ों के लिए है। ठीक है, बाकी लोगों के नाम के आगे क्षत्रिय लिखा होता है, बाकी लोगों के नाम के आगे ब्राह्मण लिखा होता है, लेकिन जब दलितों की बात आती है तो आप बताइए आप कौन है? चूड़े चमार हैं, पासी हैं, धोबी हैं, कलवार हैं, कोरी हैं, खटीक है, क्या है? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई ये चल आप कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, आपने तो अपने सिस्टम में जातिवाद रखा हुआ है। जेल के अंदर कास्ट का ग्रुप चलता है कि ये कास्ट अगर सोसाइटी में है तो वो ऐसे नहीं गायब हो जाएगा, वो जेल के अंदर भी है। बैरक के अंदर जो लंबी बैरक होती है, जो पिछड़ी जाति दलित जाति के लोग होते हैं वो बैरक में वॉशरूम की तरफ सोते हैं, और जो अगड़ी जाति के लोग होते हैं वो टीवी के पास होते हैं। तो ये सिस्टम है जेल में। तो प्रशांत के हिसाब से जेल भी इस समाज का ही एक पार्ट है, और इनकी आरोपों की माने तो वहाँ भी इन्हें अपनी आइडेंटिटी की वजह से काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ी। दिस इज शहबाज अंसार रिपोर्टिंग फॉर द प्रिंट।